हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम लोग का जो आज का टॉपिक है, बोर्ड एंड पिलर मेथड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैनल क्या होता है। ठीक है, पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे कि डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। उसके बाद देखेंगे क्रॉस कट क्या होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट उसके रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, कंडीशंस, उसको देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डेवलपमेंट इन स्टीप सीम। ठीक, क्या है कि डेवलपमेंट इन स्टीप सिम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टीप सिम में कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना, उसके बारे में डील करेंगे। और उससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीप एंड स्ट्राइक के बारे में भी जानेंगे कि डीप एंड स्ट्राइक होता क्या है, और उससे रिलेटेड भी पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर वीडियोज़ की तरह इस वीडियो में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया है। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे, उनसे रिलेटेड पॉइंट्स को देखेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमेशा की तरह आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें। जो आप लोग को कमी और कुछ गलतियां दिखती हैं तो, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ और अच्छे से कमेंट्स करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलता रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी माइनिंग से रिलेटेड मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पैनल के बारे में, पैनल होता क्या है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एक मार्क्स के क्वेश्चन जो इंटीरियर जो चैप्टर्स हैं उनसे बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि पैनल होता क्या है। A panel is a part of the district separated from the other districts by a barrier which may be solid coal or bricks stoppings. ठीक है, या फिर सिंपली वी कैन से दैट अ ग्रुप ऑफ पिलर्स सेपरेटेड फ्रॉम अदर वर्किंग्स प्लेस्ड by the solid block of coal between two panels on essential galleries required for the passage of main ventilation, drainage or the stowing are driven. बोलने का मतलब क्या है कि जो पैनल जो होता है वो पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है, जो कि सेपरेटेड होता है डिस्ट्रिक्ट से बाय द बैरियर ऑफ सॉलिड कॉल्स। ठीक है, सॉलिड कॉल से वो सेपरेटेड अलग किया जाता है, या ब्रिक्स ऑफ द स्टॉपिंग से वो अलग किया हुआ होता है। ठीक है, या अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वो क्या है, ग्रुप ऑफ पिलर्स है। ठीक है, पिलरों का एक समूह है जो सेपरेट अदर वर्किंग से प्लेसेस से क्या सेपरेट किया हुआ था, सॉलिड ब्लॉक ऑफ कॉल से या फिर ब्रिक्स स्टॉपिंग से किया था। ठीक है, और बिटवीन दो पैनल्स के बीच में से क्या होता है, ये इसेंशियल जो जरूरी गैलरीज होते हैं वो रिक्वायर्ड पैसेज बनाए जाते हैं। किसके लिए, पैसेज ऑफ मेन के लिए, वेंटिलेशंस के लिए, ड्रेनेज के लिए, और स्टोइंग और अदर जो एसेंशियल्स वर्किंग होते हैं उनके लिए क्या आता है। तो एक छोटा सा जो फिगर आपके पास में स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया उसको आप देख सकते हैं कि ये सिंपल बहुत सारे पिलर्स है। ठीक है, पिलर्स का क्या हुआ, समूह बना करके इसको एक बैरियर से, कोल बैरियर बोली या फिर अदर जो आपके ब्रिक्स स्टॉपिंग उससे मिला करके ये तैयार किया गया है। ठीक है, ये अदर जो पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है या फिर अदर माइन से क्या पूरी तरह से क्या होता है, अलग किया जा सकता है किसी भी समय पे। ठीक है, आप देख सकते हो ये घेरा हुआ, बस ये दो प्लेसेस को अगर हम बंद कर दें तो ये पूरी तरह से क्या होगा, सील्ड ऑफ हो जाएगा। इसमें कोई ना आ जा सकेगा, ना कुछ काम कार्य अंदर हो सकेगा। ठीक है, पूरी तरह से ये बंद हो जाएगा, पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, बाहर के वातावरण से क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके साथ में मैंने देखे, हम लोग देखते हैं पैनल हम लोग क्यों बनाते हैं, इसको थोड़ा जान लेते हैं। कि जब कभी एक पैनल में आग या गैस पाया जाता है तो उसे पैनल को बंद करके हम लोग क्या दूसरे भाग का कार्य कर सकते हैं। मतलब क्या पूरे माइंस को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक पैनल में किसी तरह से आग लग गई या कोई घटना हो गई तो उस पैनल को हम लोग सील कर सकते हैं, गैस मिलेगा उससे पैनल को सील करके हम लोग क्या अदर माइंस के प्लेसेस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है हम लोग को पैनल बनाने का। आग को फैलने से रोका जा सकता है, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर में डील किया मैंने। ठीक है, उसके बाद ज़रूरत की जगहों को खोलकर कार्य किया जा सकता है। मतलब क्या है कि अगर पैनल्स के फॉर्मेशन में किया है तो डिप्लेयरिंग के समय में जो जितना रिक्वायरमेंट उतना प्लेसेस को हम लोग खोल करके कार्य कर सकते हैं, बाकी जगहों को बंद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और वेंटिलेशन देख रेख भी आसान हो जाता है कि मान लीजिए कि अगर वो प्लेसेस बंद है तो वहाँ वेंटिलेट करने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है, माइंस से वो डिस्कनेक्टेड है, तो हमारा जो है वेंटिलेशन जो पर्पस है वो अच्छा हो जाएगा, बहुत ही सहूलियत हो जाएगी, आसान हो जाता है।
और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग के पास में, साइज ऑफ द पैनल जो किस पे डिपेंड करता था। सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे क्या है ना कि पैनल्स का साइज जो डिफेक्ट असर करता है, जैसे कि हो गया मशीनरीज इम्प्लॉयड हो गया, डेप्थ हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ना स्पॉन्टेनियस हीटिंग की, या फिर बोल सकते इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ स्पॉन्टेनियस हीटिंग मैंने लिख दिया है, यहाँ पे होगा इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है इंक्यूबेशन पीरियड, कि कितने समय अंतराल में उस प्लेस में कोयले में आग लग जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में डेफिनेशन में एज आप जानते ही होंगे, और जिन्होंने नहीं जानता वो सुन ले ध्यान से, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्यूबेशन ऐसा समय अंतराल जिसके अंदर कोयले खान में जब डीपलिंग चालू हो जाती है उसमें एक स्वतः दहन या फिर आग लगना आरंभ हो जाता है। उस समय अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का समय अंतराल या फिर इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मैं बोलकर बताऊंगा, जरूरी नहीं कि आपको लिखा हुआ यहाँ मिल जाए। ठीक है, और उसको सुनेंगे। और ये जो लेक्चर है ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जिन्होंने कर लिया है, या फिर अगले आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं CIL के या माइंस रिलेटेड जो कंपनीज उनके एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्किप करने पर आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट, अ ग्रुप ऑफ पैनल्स कैन बी कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट। सिंपल सा लाइन में मैंने लिख दिया कि ग्रुप ऑफ पैनल जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, पर कुछ और डिफिनेशंस को हम लोग देख सकते हैं, देख लेंगे। An underground section or a coal mine served by its own roads and ventilation ways a section of the coal mine। ठीक है, क्या बोल सकते, यह सेक्शन अंडरग्राउंड वर्किंग प्लेसेस का एक सेक्शन होता है जिसपे वो किसी अदर प्लेसेस जो अदर वर्किंग जो सेक्शन से उससे कोई असर नहीं होता। वो उसका अपना जो क्या होता है वेंटिलेशन वेज होता है। ठीक है, वेंटिलेशन वे होता है और सेक्शन होता है। ठीक है, और कोल माइन इज जनरली डिवाइडेड इनटू सेक्शंस और अ डिस्ट्रिक्ट। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कोल माइन को सेक्शन और डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एज यूजुअल जो ऊपर जो रीजन्स हैं वही रीजन्स है इसके लिए भी, ताकि कार्य करने में, जो खान को आगे बढ़ाने में, प्रोडक्शन देने में सुविधाएं हो, कठिनाइयाँ ना हो। ठीक है, सुपरविजन हो गया, वेंटिलेशंस हो गए, मशीनरीज अवेलेबिलिटी को भी देखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, है ना। तो आगे चलते हम लोग। अब जानते हैं क्रॉस कट के बारे में। क्रॉस कट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जानना जरूरी होता है। जान लीजिए इसको क्या होता है, उसको जान के देखते हैं। अ स्मॉल पैसेज वे ड्रिवन एट द राइट एंगल्स। ठीक है, क्या लिख रहा है, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज लिखा हुआ है कि स्मॉल पैसेज वे, एक पैसेज वे है, ड्रिवन एट राइट एंगल टू द मेन एंट्री और अ डीप साइड ऑफ द साफ्ट लेवल। ठीक है, जो साफ्ट जो माइंस का एंट्रिंग होता है, जो साफ्ट होता है उससे, ठीक है, करने क्या बोलते हैं, मेन एंट्री वे आर डीप साइड्स ऑफ द कनेक्टेड टू द पैरेलल टू द ऑल एंट्रीज। ठीक है, ऑफ कोर्स। ठीक है, एयर कोर्स। ठीक है, एयर कोर्स लिखा हो, सॉरी, मतलब बोला जाए कि एंड जो भी एक स्मॉल पैसेज वे है ड्रिवन जो राइट एंगल्स पे जो हम लोग बनाते हैं, एंड द मेन एंट्री ऑफ द डीप साइड ऑफ द साफ्ट। सही है, साफ्ट जो होता है, साफ्ट को जानते हैं, माइन इंटरेस्ट का जो होता है, एक कुएं की तरह जो स्ट्रक्चर बना करके हम लोग क्या किसी भी सीम के पास पहुंचते हैं, उसके डीप साइड जो, ठीक है, उसके डीप साइड में बनाकर एक पैरेलल वेज बनाते हैं, एंट्री बनाते हैं, उसी को हम लोग क्रॉस कट कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरे भाषाओं में, दूसरे आसान शब्दों में बोला जाए कि टनल ड्रिवन एट द एंगल टू द डीप साइड। ठीक है, एट एंगल ऑफ डीप साइड ऑफ द स्ट्रेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, डीप साइड ऑफ स्ट्रेटा कनेक्टेड डिफरेंट सीम्स ऑफ द वर्किंग। और ये जो क्रॉस कट है डिफरेंट सीम्स या वर्किंग प्लेसेस को क्या होता है, इजीली मिलाया जाता है एक ही क्रॉस कट से। इससे क्या सुविधा होती है कि एक ही डायरेक्ट जो आपका जो हॉलेजेस है, जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, उससे आप बहुत सारे सिम्स में काम कर सकते हैं, उसमें एंट्रेंस ले सकते हैं, और एयरवेज जैसे बहुत सारी सुविधाओं का एक ही, मतलब कि कम से कम स्ट्रक्चर्स में हम लोग काम चला सकते हैं। ठीक है, कंडीशंस पे, अवेलेबिलिटी, सामानों की अवेलेबिलिटीज़ पे। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस है क्रॉस कट का, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्रॉस कट का कंडीशन क्या है, कि इनका ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, इनका लेस देन ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, 1 से 1/12 यानी 12 में 1 मीटर से इनका कोई ये नहीं होता है, 12 में 1 लिमिटिंग ग्रेडियंट इसका होना चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक लिमिटिंग ग्रेडियंट किसका है, डायरेक्ट हॉलेज का भी होता है, तो इसी के कारण से इसको ये ग्रेडियंट दिया गया है। और क्रॉस कट शुड मेक सफिशिएंट लार्ज एंगल विद द मेन डीप, और मेन डीप से क्या होता है, लार्ज एंगल बना करके होना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे कि इस फिगर में देख सकते हो, ये आपका जो है मेन डीप है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं फिगर में, ये मेन डीप है। मेन डीप से एक जो
बाय वे एक रास्ता, दूसरा रास्ता बनाया गया, क्रॉस कट नाम दिया गया है, ठीक है। देखिए 2 वे बनाया गया है और इसी से बहुत सारे लेवल्स जो है वो मिलाए गए हैं, इजीली मिला दिए गए हैं, जो पैरेलल लेवल्स हैं इसी क्रॉस कट से मिला करके। और इसमें देखिए डायरेक्ट हॉलिज ट्रैक है बिठाया हुआ है, इसी से काम किया जाता है। एक ही ट्रैक जो आपका जो डायरेक्ट हॉलिज उसी से काम चल जाता है, ठीक है। और वेंटिलेशन करने में भी सुविधाएं होती हैं इससे। आगे फिर हम लोग चलते हैं डीप एंड स्ट्राइक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन ही जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन, और इस टॉपिक से आपका कंफर्म रखिए कि ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना और अच्छी तरह से समझेंगे। डीप क्या है, तो डीप के बारे में जानते हैं। डीप इज अ एक्यूट एंगल। क्या है, डीप इज एन एक्यूट दैट इज अ रॉक सरफेस। देख सकते हैं फिगर में आप कि एक रॉक सरफेस है, ठीक है। डीप इज एन एंगल ऑफ रॉक सरफेस मेक्स विद अ हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। हॉरिजेंटल जो प्लेन है, ठीक है, ये देख सकते हो, ये वाला हॉरिजेंटल प्लेन है ये, इसके साथ में ये हॉरिजेंटल प्लेन है और इसके साथ में ये डीप जो रॉक सरफेस, इसके बीच में जो एंगल बना हुआ है इसी को डीप बोला गया। इसी एंगल को डीप बोला और इसको डीप एंगल के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट जो है डीप एंगल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब थोड़ा जानते हैं हम स्ट्राइक के बारे में। स्ट्राइक क्या होता है, तो स्ट्राइक इज द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द रॉक सरफेस एंड द हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। हॉरिजेंटल प्लेन देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्राइक लाइन बना हुआ, ठीक है। ये है आपका स्ट्राइक लाइन, ये वाला जो एरो के साथ में है, और ये आपका जो है रॉक सरफेस, ठीक है। ये वाला रॉक सरफेस और ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है इसके बीच में जो ये इनका जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये जो आप देख सकते हो यहाँ से, और ये इनका जो ये एक प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये वाला जो प्लेन है और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लाइन जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइक कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहले हम लोग डीप के बारे में बात कर चुके हैं, डीप क्या होता है, फिर डीप एंगल के बारे में देख लिया हम लोगों ने, स्ट्राइक के बारे में जान लिया, ठीक है। और अब बोलते हैं ग्रेडियंट के बारे में। ग्रेडियंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर मैंने डिस्कस किया कि ग्रेडियंट है 1/12, 1/4, 1/7, इस तरह से कुछ ग्रेडियंट के बारे में डील करें। तो ध्यान में रखेंगे कि किसी भी 1 मीटर की गहराई को, ठीक है, ध्यान रखेंगे यह क्या है, एक रेशियो है, ठीक है। यह एक रेशियो है कि 1 मीटर गहराई में जाने के लिए कितनी दूरी तय कर सकते हैं, जितनी दूरी तय करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। क्या फिर से सुनेंगे कि 1 मीटर की गहराई को जाने के लिए जितना हम लोग हॉरिजेंटल, ठीक, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे कि अगर 1 मीटर की गहराई को जाने के लिए हमेशा 1 मीटर का ही लिया था, 1 मीटर गहराई के हम लोग 5 मीटर का अगर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1/5, ठीक है, 1/5, ठीक है, 1/5 ग्रेडियंट बोलेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है इससे। अब ग्रेडियंट और डीप और स्ट्राइक को नापने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो मैं देता हूँ कि क्या होता है कि ब्रंटन कंपास जो आपका क्या होता है कि डीप एंड स्ट्राइक को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका जो एक और नाम है ब्रंटन पॉकेट ट्रांजिट, ठीक, इसको एक नाम से जानते हैं ब्रंटन। और इट इज़ अ स्पेशलिस्ट इंस्ट्रूमेंट, it is a specialized instrument used to widely by those needing for make of accurate navigational and the slope angle measurement। देखिए आ गया slope angle measurement in the field, ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं आगे, कुछ आगे के पॉइंट में हमारे पास डेवलपमेंट इन द स्टीप सिम। डेवलपमेंट इन स्टीप सिम, जैसे कि कोई भी स्टीम, जैसे कि बहुत सारे सिम्स का जो कैटेगराइजेशन मैंने एक वीडियो में डील किया था, स्टीप सिम्स, आपका फ्लैट सिम, वेरी स्टीप सिम, इन सारे सिम का जो मैंने किया था कैटेगराइजेशन, और उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत सारे कॉल का कैटेगरी, सिम का कैटेगरीज मैंने उसमें दिया था, उसको देख कर आप समझ सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उससे 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपको पक्का आना ही है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई ये नहीं है, दो मत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं कि स्टीप सिम में कार्य हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। जब कभी खान से कोयला निकालने के लिए बोर्ड एंड पिलर मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो स्टीप सिम के लिए प्रयोग करने के लिए जहाँ पे ग्रेडियंट 4 में 1 या फिर 1/4, ठीक है, 1
1/4, ठीक है, 1/4 से ज़्यादा हो तो वहाँ स्पेशल अरेंजमेंट के साथ में काम किया जाता है। तो वो स्पेशल अरेंजमेंट क्या क्या है उसको देखेंगे। क्या कि कार्य जो होता है वो ट्रू डीप कोई की ओर ना आगे बढ़ा करके हम लोग अपेरेंट डीप के बारे में, अपेरेंट डीप की ओर कार्य करते हैं, ठीक है। तो ट्रू डीप और इम्पेरेंट डीप क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ट्रू डीप जो होता है, जो एक्चुअल डीप जो होता है किसी भी सिम का एक्चुअल जो ग्रेडियंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू डीप बोलते हैं। जो स्ट्राइक लाइन जो होता है, स्ट्राइक लाइन के बारे में मैंने जो डील किया था, ठीक है, ये जो स्ट्राइक लाइन इससे जो परपेंडिकुलर जो डेप्थ ये जो लाइन है और इसका जो ग्रेडियंट होता है इस लाइन का, इसी को ट्रू डीप बोला जाता है, ठीक है। और इसका ग्रेडियंट जब 4 में 1 या फिर 1/4 से ज़्यादा हो जाता है तो हमें बोर्ड एंड पिलर से कार्य करना बहुत ही कठिन हो जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपेरेंट डीप पे कार्य करना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोगों को कार्य करने में सुविधा हो जाती है और मतलब कि जो ग्रेडियंट वो कम हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं हम लोग कि ट्रू डीप को छोड़ करके, ठीक है, अदर जो डायरेक्शंस हम लोग लेते हैं, ठीक है, ट्रू डीप को छोड़ करके अदर जो हम लोग डायरेक्शन लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेरेंट डीप कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप देख सकते हो कि आपका जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। और कम होने से क्या आपके बहुत सारे मशीनरीज का जो कार्य जो क्षमता वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोल पिलर का साइज डीप साइड में छोटा और स्ट्राइक साइड में क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से थोड़ा डिफेक्टिव हो जाता है। और जितने भी लेवल गैलरीज और सारे अपीयरेंस यहाँ पे अपरेंट से जुड़े होते हैं, ठीक है, जो अपरेंट डीप से यहाँ पे छूट गया है, अपरेंट डीप से जुड़े होते हैं ना कि वो ट्रू डीप से। मतलब जितने भी आपका लेवल गैलरीज है वो सारे किससे जुड़ जाएंगे, वो आपको जुड़ जाएंगे अपरेंट डीप से, ट्रू डीप से नहीं जुड़े होंगे, ठीक है। और जिसके कारण पिलर का साइंस जो क्या होता है, रोम्बस स्ट्रक्चर का हो जाता है। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, पहले जो पिलर का साइज है वो आपका देखिए स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है, ठीक है। यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये पहले जो साइज है आपका स्क्वायर, और जब यहाँ पे देखिए ये आपका जो है ट्रू डीप को ना चला करके अपेरेंट डीप पे चलाया गया, ठीक है। और पिलर का जो साइज जो है आपका क्या हो गया है, रोम्बस आकार का हो गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी देखेंगे ट्रू डीप और अपेरेंट डीप क्या होता है। इसके बारे में कभी पूछ लिया जाता है कि ट्रू डीप और अपेरेंट डीप में क्या अंतर है, ठीक है। और जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए जो लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आगे जो हम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा की तरह हर वीडियो में मैं लाता हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑफ द डायरेक्ट रोप हॉलेज। डायरेक्ट रोप हॉलेज का लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, तो उसका सही उत्तर जो है 1/12, ठीक है। ये डेटा जो है आपके जो बुक है, सिलेबस में बुक है, उस बुक से लिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1/12। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। पैनल के आकार को सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करता है, ठीक है। पैनल का आकार जो मैंने डील किया, और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम MCL और बहुत सारे अदर सब्सिडी जो CIL के सब्सिडी में आया हुआ क्वेश्चन है कि पैनल के आकार को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो करने वाला पॉइंट जो है काउज क्या है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउज क्या है, ऊपर में डील किया, तो वो क्या है, इस इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता कि जो इंडियन के जितने भी माइंस है, ठीक है, उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो मैक्सिमम जो है 6 से 12, एवरेज में लिया जाए तो 6 से 12 मंथ होता है, ठीक है। बहुत कम जगह पे इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि SCCL का जो माइंस है, सिंगरौली कोलफील्ड सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इसमें जो है इसका जो है 18 मंथ है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सबसे ज़्यादा सबसे कम जो आपका जो है जानते हैं हम लोग झरिया कोलफील्ड का है, ठीक है। इन सारी चीज़ों पॉइंट्स को थोड़ा बहुत याद रखेंगे, ठीक है, और बहुत सर्च करके उनको लिख लेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बोर्ड एंड पिलर वर्किंग के लिए लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या है, ठीक है। तो अभी जस्ट ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बोर्ड एंड पिलर की जो लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए 1/4, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, खान का कार्यस्थल किसी भी रेल रास्ते, रोड, पब्लिक कार्य और बिल्डिंग के कितने दूरी तक सीमित होना चाहिए जो खान का नहीं हो, ठीक है। खान का जो अपने जो बिल्डिंग, रोड और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसके, ठीक है, कार्यस्थल का, ठीक है, ये पॉइंट जो है कार्यस्थल से कितना दूरी बनाए रखना है रेलवे रोड पे से। तो ये रेगुलेशन का क्वेश्चन है और इसको जानना भी जरूरी है। तो इसका सही उत्तर क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 45।
45 मीटर। ठीक है, सही उत्तर ये है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, एवरेज आउटपुट किस आधार पर निकाला जाता है। ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था, इस टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए मैंने इसको दिया है। तो एवरेज आउटपुट जो हम लोग निकालते हैं वो किस से रिलेटेड होता है, किस आधार पर निकालते हैं। तो ऑप्शन है कैलेंडर वर्ड्स पर, फाइनेंशियल वर्ड्स पर, 30 दिन के प्रोडक्शन पर, प्रोडक्शन होगा यहाँ पे 30 दिन के प्रोडक्शन पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल वर्ष पर निकाला जाता है, आपका एवरेज आउटपुट निकाला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह समझ में आ गया। जिनको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जिनको अच्छा लगा हो वीडियो प्लीज़ लाइक करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।